हेलो। ये स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 11 है। तो आज हम लोग ये पेज नंबर को कवर करने वाले हैं। पेज नंबर 11 ध्यान रखिएगा, ये पेज नंबर 11 हम लोग लेके चल रहे हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इस पेज में सारे हम लोग कवर करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये हो गया हमारा जूम और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी जे प्रिस्टले ने। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने। आपको याद रखना ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जी प्रिस्टले। क्या नाम है? जी प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो जे प्रिस्टले ने किया। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? जे प्रिस्टले ने। ठीक है, जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन की खोज जो है किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कि एक प्रेशर कुकर एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है क्वथनांक वाला। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बोला कि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को क्या करता है? घटा देता है। कहने का ये मतलब है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। किसके किसके कारण? तो अंदर के क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है? खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि क्वथनांक जो हो जाता है अंदर बढ़ जाता है कुकर के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझने की चीज़ है ये कि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मतलब दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। ये तो बच्चा ही बता दे। ठीक है, दूरबीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए। ठीक है, दूरबीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लकी न्यूमिस्मैटिक न्यूमिस्मैटिक क्या है? ठीक है, तो ये आंसर रहेगा सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक क्या है? मिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मैटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। ठीक है, याद रखना। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। याद रखना है कि पानी को क्लीन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमें उसमें क्या डालते हैं? तो क्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा क्लोरीन। क्या? क्लोरीन। तो कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु तो बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। याद रखना, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु तो बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो आंसर क्या होगा? क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन से हम क्या करते हैं? पानी को शुद्ध करते हैं पीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापता है। याद रखना है कि सेक्सटेंस एक उपकरण है। सेक्सटेंस क्या है? एक उपकरण है जो क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी कौन मापता है? तो सेक्सटेंस मापता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि सेक्सटेंस क्या है। तो एक उपकरण है जो दो वस्तुओं के बीच
कोणीय दूरी को मापता है। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को कौन मापता है? तो सेक्सटेंस मापता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है कि अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों से अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आई थिंक NO2 एंड SO2, N2O या SO2 होगा ऐसा करके। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों के क्या होता है? ये दोनों से पर्यावरण अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, ये दोनों के कारण। ठीक है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से। तो अम्लीय वर्षा जो होता है, ठीक है, ये दोनों के कारण होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अम्लीय वर्षा सीधा याद रखना है ये कि अम्लीय वर्षा, सीधा अम्लीय वर्षा का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को मानना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ और आप लोग जवाब दीजिए। अम्लीय वर्षा यानी अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाता है? घटता है। याद रखना, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑर्स्टेड ने। किसने? ऑर्स्टेड ने खोजा। ऑर्स्टेड ने खोजा है। क्या खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो खोजा है, किसने खोजा है? वो ऑर्स्टेड ने खोजा है। किसने? तो ऑर्स्टेड ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑर्स्टेड ने खोजा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा है? तो ऑर्स्टेड ने खोजा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह ऑर्स्टेड ने खोजा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन है जैविक उत्प्रेरक है? किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। क्या किण्वन क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है। क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 यानी किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में, ये याद रखना, सीसा संचायक बैटरी में जो किया जाता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना ये, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन विधि द्वारा। ठीक है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन विधि द्वारा। ठीक है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा। ठीक है, उसमें चालन की विधि होती है जिसके कारण पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत केतली का मतलब जो होता है हमारा जो होता है, जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, बिजली वाला चलने वाला जो एक जग होता है, उसमें हम पानी गर्म करते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? तो चालन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट तो समवर्षा का। किसका? समवर्षा का। आइसोहाइट रेखा
नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? क्वेश्चन है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो आंसर है समवर्षा। समवर्षा आइसोहाइट रेखा नक्शे में, आइसोहाइट याद रखना, आइसोहाइट समवर्षा, आइसोहाइट समवर्षा, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा का। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी हो जाएगा, आंखों में प्रॉब्लम होगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होते हैं? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वो क्या? मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है, ठीक है, वो जो मच्छर होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, याद रखना, मादा एनोफिलीज मच्छर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलीज मच्छर। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वो है, वो स्रावित है होती है किससे? तो जिगर से। किससे? जिगर से। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? तो जिगर से स्रावित होता है। ठीक है, याद रखना, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है कहाँ से? तो जिगर से। ठीक है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है। कहाँ से स्रावित है? तो जिगर से स्रावित है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला, कच्ची गाजर किसका अच्छा से होता है? विटामिन ए में कच्ची गाजर, विटामिन ए जो होता है वो कच्ची गाजर में होता है। गाजर में विटामिन ए होता है। याद रखना है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, अगर हम गाजर को अच्छी तरीके से सेवन करें तो हमें विटामिन ए अच्छे से प्राप्त होगा हमारे बॉडी में और रतौंधी से बच सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये देखो, ये क्वेश्चन था विटामिन ए वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे कॉलम पे आते हैं। ये हमारा दूसरे कॉलम का पहला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में होते हैं। ठीक है, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, याद रखना, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन, लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंग मात्रक किसका? हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग जो है वो किसका मात्रक क्वेश्चन ये है कि अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंग का जो मात्रक है वो क्या है? आपका हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये था कि अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी के कारण? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि रतौंधी जो होता है यानी आंखों में जो प्रॉब्लम होता है वो किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कारण होता है, विटामिन ए के कारण। तो 3 क्वेश्चन आ गए इससे। ठीक है, विटामिन ए वाले। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए। ये फिर देखो, फिर से आ गया, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। ठीक है, कार्बोरेटर किस में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। याद रखना है, ये कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर।
आगे है कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? द्रव्य का द्रव्यमान पर। क्वेश्चन है कि वाष्पन की दर जो है, आगे ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पर, ठीक है। वाष्पन की दर जो है किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्य का द्रव्यमान पर, द्रव्य का भार पर, ठीक है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर, सॉरी क्वेश्चन ये कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, मिस्टेक हो गया था। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव्य का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, सही बात है। द्रव्य का द्रव्यमान पर, वाष्पन का दर जो है यानी जो वाष्प बनेगा, ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करेगा? द्रव्यमान पर। तो निर्भर करेगा किस पे? तो उसका तापमान पर, ठीक है। हम जितना टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे उतना वो वाष्प उड़ेगा, ठीक है। पानी उस द्रव का वाष्प उतना बनेगा, ठीक है। इस तरीके से वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। उसका हीटिंग जो है ना, उसका हीटिंग से वो है, प्रभाव है, ठीक है। जैसे जितना तापमान हम उसका बढ़ाएंगे तो उतना वो वाष्प बनेगा, ठीक। इस तरीके से तो तापमान पर निर्भर करती है, द्रव का द्रव्यमान पर नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन याद रखना। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वो होगा द्रव के द्रव्यमान पर, ठीक है, द्रव्य के द्रव्यमान पर। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? ज्वार जो है वो सबसे ऊंचा कब होती है? ये क्वेश्चन है कि ज्वार जो है वो सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो क्या होता है? ज्वार सबसे ऊंचा हो जाता है। जो बोला, क्या बोला है, समझना है इसको। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, ठीक है, ये समझना। सूर्य और चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार जो होता है सबसे ऊंचा होता है। ये क्वेश्चन हमारा है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो ज्वार जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो उस समय जो है ज्वार सबसे ऊंची होती है, ठीक है। जब सबसे ऊंचा ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो उस समय जो है ज्वार सबसे ऊंची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि एक समतल दर्पण, ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसको पहले मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन है सामने वाला, ये बोला कि एक समतल दर्पण पर आधारित एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होता है? 30 डिग्री होता है। कितना होता है परावर्तन कोण? 30 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन है 30 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बना, आपतित किरण जो है वो कितने डिग्री का है? आपतित किरण जो है वो 60 डिग्री का है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा, मतलब सीधा आधा हो जाएगा। समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का है तो आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण का परावर्तन कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये समतल दर्पण है, ऐसा करके आया और ऐसा गया, ठीक है। तो मान लो ये बनाया कितने डिग्री का, मान लो ये बना रहा है आपका, ठीक है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, हाँ। मान लो ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। ये याद रखना है। मान लो ये कितना का है? 60 का है तो ये इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, 30 का हो जाएगा। इस तरीके से परावर्तित करेगा, ठीक है, ऐसा करके कुछ। क्वेश्चन ये कि समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा कितने डिग्री का होगा? तो 30 डिग्री का होगा। ये याद रखना।
बोला कि ध्वनि का वेग चाल यानी ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। ध्वनि का वेग या चाल किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है किस पर? तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। मतलब पानी और चौक यानी चौक मतलब खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वाष्पन के द्वारा। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन है। वाष्पन के द्वारा हम क्या करते हैं? पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, तो वाष्पन के द्वारा हम लोग पृथक कर सकते हैं। ठीक है। पानी और चौक, चौक का मतलब होता है कि जिससे हम ना बोर्ड पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे चौक जो होता है उसको खड़िया भी कहते हैं। तो उसके मिश्रण को अलग कर सकते हैं किसके द्वारा? तो वाष्पन के द्वारा। ठीक है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वाष्पन के द्वारा। अगला, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो बोला जाता है नाभिक के भीतर रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। देखो ये आंसर ये हो जाएगा, नाभिक के भीतर रहते हैं, ये वाला नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं? तो परमाणु के भीतर रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। ठीक है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु में नाभिक में उपस्थित होता है क्या? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को, थोड़ा मोड़ा अगर गलती हो जाए तो ज़्यादा माइंड नहीं करना है, तो नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिवाइज भी करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको बताने की भी कोशिश करता हूँ कि आपको भी ये याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं कोई महारथी नहीं हूँ या मैं कोई टीचर अभी नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ी अपनी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में इसकी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ज़्यादा माइंड नहीं लेना है कि अरे ये नहीं पढ़ा रहा अच्छे से या फिर इसका वीडियो अच्छा नहीं लग रहा देखने में। कोई बात नहीं, आप याद करते जाइए, बस याद करने से मतलब रखिए। ठीक, फिलहाल अपना एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। बहुत सारे क्लासेस हैं यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन अभी ये जो पार्ट बाय पार्ट पेज नंबर करके ना अभी तक कोई नहीं बनाया है स्पीडी का इस तरीके से। ठीक है, ऐसा जूम करके। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से याद करिए, हो जाएगा सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जंग यानी रस्ट जो लोहे में लगता है, उदाहरण किसका? यौगिक का। जंग किसका उदाहरण? तो यौगिक का है। ठीक है, जंग किसका उदाहरण है? तो यौगिक का है। जंग जो है वो यौगिक है, याद रखना है। जंग जो है वो क्या है? यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, जंग समझ में आ गया, यौगिक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O होगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, प्रवृत्ति का कारण है क्या? पृष्ठ तनाव। यानी द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति, यानी जो बूंद बन जाता है, जल जो है ना बूंद बन जाता है, वो किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कि वर्षा की बूंदें बन जाती किसके कारण? पृष्ठ तनाव, ऐसा भी क्वेश्चन। तो द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति जो है वो किसके कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नींबू एवं संतरे में विटामिन सी होता है।
ठीक है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। ठीक, गठिया कहाँ होता है? तो जोड़ों में होता है। ठीक है। मानव शरीर में कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। ये क्वेश्चन लीजिए कि जो गठिया जो होता है वो जोड़ों में ही होता है हमारे शरीर में। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो वो हो गया जोड़। अगला जो क्वेश्चन है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा अवशोषण करते हैं, इसीलिए। ठीक है, हम लोग गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग को आप देखें कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा अवशोषण करते हैं। ठीक है, जिसके कारण उसमें हमें गर्मी कम लगती है। ठीक है, मान लो अगर काले कपड़े पहनते हैं तो गर्मी अवशोषण कर लेता है और उसके कारण हमें बॉडी में पूरा पसीना चलना शुरू हो जाता है और हमेशा गर्मी लगते रहता है। इस तरीके से हमें ये समझना कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? तो क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा। अब हो गया ये नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। हमारा तीसरा कॉलम है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अब देखिए क्या है। ये पहला क्वेश्चन है तीसरे कॉलम का। बोला कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है ना, इसीलिए ध्वनि से तीव्र कौन चलते हैं? तो प्रकाश चलते हैं। इसीलिए जब भी आकाश में बिजली चमकती है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ हमें पहले उसका जो लाइट है पहले दिखाई पड़ता है और आवाज़ हमें कुछ सेकंड बाद सुनाई देते हैं। तो ध्वनि से अधिक तीव्र किसका गति होता है? तो वो प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी बिजली चमकती है आकाश में तो उसका लाइट पहले हमें दिखाई पड़ जाता है, बाद में उसकी आवाज़ आती है। ठीक है, तो मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण के द्वारा भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वृक्षारोपण के द्वारा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वृक्षारोपण के द्वारा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वृक्षारोपण के द्वारा। क्वेश्चन ये आगे कि कोयले के जलने से बनती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोयले हम जलाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कोयले के जलने से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोयले के जलने से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के जलने से बनती है, क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु के संगठक गैसें सामान्यतया होती है क्या? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि वायु में जो लगभग पाए जाते हैं सामान्यतः क्या पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन पाए जाते हैं और ऑक्सीजन पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। वायु की संगठक गैसें सामान्यतया होती है, क्या होती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो है ना, हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लेते हैं, और भी गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन इन दोनों की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है, क्या क्या होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, वायु की संगठक गैस कौन है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है क्या क्या? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। ठीक है, हरे पौधे, ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन देते हैं पौधे दिन के समय में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, जिसके कारण हरे पौधे हमारे लिए क्या है? उपयोगी हैं। ठीक है,
अब ऑक्सीजन देगा तो उपयोगी तो रहेगा ये, जिससे हम लोग जिंदा हैं। अगला क्वेश्चन है, पंखा करने से शरीर में ठंडा अनुभूति क्यों होता है? कि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। हाँ, शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठीक है, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठीक है, इसको आर्द्रता के बोलेंगे कि वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है, शरीर में आर्द्रता के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। पंखा क्यों करते हैं हम लोग, पंखा क्यों ऐसा चला के सोते हैं गर्मी के दिनों में, उसका है ये क्वेश्चन। बोला कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो। ठीक है, भूसंपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है, समझने का क्वेश्चन है कि वैद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब, ये है आंसर हमारा, क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है ना। क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बर्फ जल पर तैरती है क्यों? बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो होता है जल पर तैरना शुरू कर देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है, बर्फ जो है जल पर तैरती है, बर्फ का घनत्व तो जल से कम होता है, यानी बर्फ का घनत्व जो होता है वो कम होता है जल से। ठीक है, जिसके कारण वो बर्फ जो होता है ना जल पर तैरने लग जाता है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो वो मेनिस्कस होता है, उत्तल लेंस, यानी पारा जो है ना कौन सा दर्पण जैसा प्रयोग में आने लग जाता है, तो उत्तल जैसा। ठीक है, याद रखना आपको, उत्तल तो मेनिस्कस होता है उत्तल। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो वो मेनिस्कस होता है किसके जैसा होता है? तो उत्तल दर्पण के जैसा हो जाता है, यानी उसमें अपना चेहरा भी देख सकता है, लेकिन वो दिखेगा उत्तल दर्पण के जैसा। ठीक है, अगला है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है वो उत्तल दर्पण के जैसा। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। ठीक, सतही का मतलब होता है पृष्ठ। ठीक है, इसका भी वही जवाब है जो पीछे आ चुका है, पृष्ठ। ठीक है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण आप बोल सकते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। परम दाब है, क्या है परम दाब? याद रखना है कि परम दाब है गेज दाब प्लस एक बार। गेज दाब प्लस एक बार। ठीक है, परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस एक बार, यानी 1 बार। गेज दाब प्लस 1 बार। परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस 1 बार। ठीक है, गेज दाब प्लस 1 बार परम दाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये कि अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा एवं बीटा गामा किरणों की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है,
आपको याद कर लेना चाहिए। अल्फ़ा बीटा जो किरण है, अल्फ़ा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि अल्फ़ा एवं बीटा गामाओं का खोज जो है किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला है कि वायुमंडल में, ये क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या? ताप में वृद्धि। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तो तापमान में वृद्धि। तो जितना तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है? तो ताप में वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तो तापमान में वृद्धि। एक आपतित गति से, क्वेश्चन ये है अगला हमारा, ये बोला कि एक आवर्तित गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें पाई जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप में। स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप। ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, हार्ड वर्ड नहीं है, ऐसा हमें ऐसे बोलने में टंग बन नहीं रहा। स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। एक आवर्तित गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है, एक आवर्तित गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप से। क्वेश्चन ये है एक बार फिर से, एक आवर्तित गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पानी, ये क्वेश्चन हमारा, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये पिघले, जब मान लो कोई बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, अब वो पानी, मान लो आपके पास एक कटोरा है, ठीक है, कटोरे में पानी है, पानी के आपने आधा कटोरा पानी लिया, आपने एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, अब आप उसमें देख पा रहे हैं कि जैसे ही बर्फ गल गया तो उसका जो है ना स्तर जो है वो क्या होगा कि बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। या तो एक काम करो, आप कटोरे को ऐसा भरो कि पूरा फुल कर दो और उस पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैरा दो। आपको लगेगा कि ये कुछ देर बाद ना पानी ऊपर से गिरेगा, लेकिन वो गिरेगा एक्चुअली में नहीं। ठीक है, क्योंकि जितना जगह लेना था उस बर्फ़ को उसने क्या किया, ले लिया, इसलिए पानी का स्तर क्या रहेगा? हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। तो यही क्वेश्चन है कि पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का स्तर जो होगा वो लेवल में रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन ये कि डाइन क्या है? बल की इकाई। डाइन क्या है? बल की इकाई है। ये हमारा डाइन क्या है? तो बल की इकाई। डाइन क्या है? तो बल की इकाई है। याद रखना है, डाइन क्या है? तो बल की इकाई है। डाइन क्या है? बल की इकाई। ठीक है, डाइन क्या है आपका? बल की इकाई है। डाइन क्या है? बल की। तो आज हमारा पेज नंबर 11 भी क्लियर हो गया। तो कल हम लोग कल नहीं, ठीक है, आज ही देखेंगे शाम तक इसका दूसरा पेज। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।